जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा दोनों का स्टेटस इक्वल है, अब हम इस वीडियो में, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देखा, पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा का स्टेटस थोड़ा हाई है एज कंपेयर टू राज्यसभा। तीन परिस्थितियां होती है, एक में तो दोनों का स्टेटस, पावर, पोजीशन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होता है। दूसरे में लोकसभा थोड़ा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर हायर पावर होता है। और तीसरे में जो है राज्यसभा को कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी दिया गया है। तो हम लोग अभी सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कि अनइक्वल स्टेटस विद द लोकसभा, किस प्रकार से लोकसभा के साथ इनका स्टेटस अनइक्वल है। सबसे पहला है मनी बिल को लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह पॉइंट मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है। मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यह राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि मनी बिल लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद वह राज्यसभा भी भेजा जाता है फॉर इट्स कंसिडरेशन। तो राज्यसभा में भी वह मात्र 14 दिनों के लिए, एकदम फिक्स है कि आप अधिक से अधिक 14 दिन को उस बिल को आप अपने पास रख सकते हैं। ऐसे कोई ऑर्डिनरी बिल होते हैं, कोई अदर जो बिल होते हैं, जो अगर एक सदन से दूसरे सदन में जाता है तो मैक्सिमम 6 मंथ तक उसमें वहां पेंडिंग रखा जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल होते हैं सिर्फ 14 डेज वो रख सकते हैं, और 14 डेज के भीतर या तो उसमें कुछ संशोधन या कुछ रिकमेंडेशन करके आप लोकसभा में भेज देंगे, या फिर अगर नहीं भी भेजेंगे तो लोकसभा उसे राज्यसभा से पारित मानकर और प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज देंगे, ठीक है। एक प्रकार से राज्यसभा का इस परिस्थिति में पावर बहुत कम होते हैं, ठीक है, नहीं के बराबर, ठीक है। तो लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा। दूसरा है फाइनेंस बिल नॉट कंटेनिंग आर्टिकल 110। मैंने पहले ही बताया कि फाइनेंस बिल जो है वह लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों जगह इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन फाइनेंस बिल के अंतर्गत जो अनुच्छेद 110 के है कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। बट विथ रिगार्ड टू इट्स पासेस, लेकिन जब इसे पास करना हो ना तो बोथ हाउस हैव अ इक्वल पावर, ठीक है। लेकिन इसे पास करने के लिए दोनों सदनों का इक्वल पावर दिया गया है। कहने का मतलब है कि एक तो है कि बिल को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, एक है बिल को इंट्रोड्यूस करना कि जो लोकसभा है सिर्फ उसी में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन पास दोनों सदनों के द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर है। आगे है फाइनल पावर टू डिसाइड बिल इज मनी बिल और नॉट इज वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कहने का मतलब है कि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, या फिर स्पीकर ना रहे तो डिप्टी स्पीकर, उनके द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और नहीं। अगर कोई मनी बिल होता है तो जब लोकसभा से पारित होता है तो उसे सर्टिफिकेट के साथ राज्यसभा को भेजना होता है कि यह जो है मनी बिल है और आप इसको 14 दिन से अधिक पेंडिंग नहीं रख सकते। और यह जो डिसीजन है वो स्पीकर का होता है और वो फाइनल है, इसे कहीं भी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर। तो मनी बिल पर जो है ना अल्टीमेट जो फैसला है वो लोकसभा के स्पीकर का होता है, इसलिए इस परिस्थिति में लोकसभा का पावर्स, पोजीशन, प्रिविलेज अधिक होता है एज कंपेयर टू राज्यसभा। आगे है स्पीकर प्रेसिडाइज द ज्वाइंट सिटिंग। देखो, एक संविधान में प्रावधान है कि कभी भी ऐसा डेडलॉक लग जाता है और कोई बिल सरकार को लगता है कि इसे पारित करवाना हमें जरूरी है, बट हो सकता है सरकार राज्यसभा में माइनॉरिटी में हो, लेकिन वह बिल समय और परिस्थितियों के लिए बहुत ही जरूरी है, उसकी अधिक नेसेसिटी होती है, इट इज द नीड ऑफ द आवर टू पास द बिल। तो इस डेडलॉक को हटाने के लिए प्रेसिडेंट जो है या ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कर सकते हैं और वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। इन दैट केस ज्वाइंट सिटिंग के जो चेयरमैन होते हैं, उस चेयरपर्सन जो होते हैं वह होते हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। दूसरी बात कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उसको मतलब कह सकते हैं हाउस को प्रेसिडाइज करते हैं। और दूसरी बात यह कि उसमें जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है वो मेजोरिटी में होती है, ठीक है, वह मेजोरिटी में होती है, तो लोकसभा से आसानी से कोई भी ऐसा बिल
पारित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1960 पारित किया गया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, ठीक है, ये एक्ट 2002 में पारित किया गया। तो ये सब ऐसे बिल हैं जो ज्वाइंट सिटिंग के दौरान, अब जब भी ज्वाइंट सिटिंग लगती है उस हाउस को प्रेसिडाइज करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और मेजोरिटी में सरकार रहती है तो वो वहाँ से बेनिफिट होता है, वो बिल आसानी से पारित करवा लेते हैं। आगे है राज्यसभा ओनली डिस्कस द बजट एंड कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, राज्यसभा जो है बजट पे डिस्कशन तो कर सकती है, लेकिन जो डिमांड फॉर ग्रांट है इसके लिए वोट नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? दूसरा है रिसोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। जब भी कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो एक बार तो लगा दिया गया, और उसको जब डिसकंटिन्यू करना है, मतलब आपातकाल खत्म करना है, तो यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। इसमें राज्यसभा की कोई मशवरा मांगी नहीं जाती। आगे है राज्यसभा कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। देखो एक तो होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है या कैबिनेट मिनिस्टर, पूरे के पूरे सरकार जो कहते हैं ना कि सरकार का गिर जाना, तो लोकसभा में अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस पारित हो जाए तो उससे सरकार पर कोई असर नहीं होता है। बोलो क्यों? क्योंकि सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करना होता है सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। तो वैसे जैसे अटल जी की सरकार है, जनता पार्टी की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, तो कई एक सरकारें ऐसी आई हैं जिसको कि लोकसभा में तो बहुमत था, या कोलाइजन उसकी मिलीजुली सरकारों की बहुमत थी, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था, फिर भी वो सरकार चलाते रहे। तो मेजॉरिटी हमें प्रूव बस लोकसभा में करना होता है, राज्यसभा में नहीं। क्लियर है? तो अगर कोई भी राज्यसभा में, जैसे मिनिस्टर तो दोनों सदनों से होते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी मिनिस्टर हो सकते हैं। तो मान लो कोई मिनिस्टर को जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत जो है राज्यसभा में पारित कर दिया गया, उससे सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, और उससे जो है वह मिनिस्टर जो है उस रिमूव भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रियल कॉन्फिडेंस होता है वह लोकसभा में दिखाना होता है। अगर यही लोकसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल जो है डिसॉल्व हो जाएगी, सरकार रद्द हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, वो सरकारें गिर जाएगी। मतलब उन्होंने विल ऑफ द पीपल को खो दिया, उन्होंने कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से बहुमत ही खो दिया, तो उसे सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा राज्यसभा में होता है तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो इस मायनों में लोकसभा इससे अधिक पावरफुल है, क्योंकि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हटा सकता है, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। और एक बात तो आप जानते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विम और सिंक टुगेदर। वह कह सकते हैं कि एक मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया लोकसभा में तो पूरी की पूरी सरकारें गिर जाती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दीज आर द सम अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा के साथ इनका कुछ अनइक्वल स्टेटस है। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि कुछ राज्यसभा को भी स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.